ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 17वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जहां संघर्ष तेज होता जा रहा था, वहीं विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी स्वतंत्रता संग्राम को अपना समर्थन और शक्ति देने के लिए प्रयत्नशील थे। सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीयों ने भाग लिया और $15,000 की राशि जमा की। इसी अवसर पर इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी गई और सन 1857 के गदर की स्मृति में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराठी और गुरमुखी में शुरू हुआ। इसी गदर नामक पत्रिका के नाम पर बाद में इंडियन एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी हो गया। लाला हरदयाल ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया था। वे गदर पार्टी के मंत्री चुने गए और सोहन सिंह भखना उसके अध्यक्ष बने थे। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, जापान आदि अनेक देश विश्व युद्ध में कूद पड़े थे। इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हुआ और तब इसका असर भारत पर भी आया। देश के कुछ नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय आदि का कहना था कि अगर इंग्लैंड इस युद्ध में हार गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए हमें उसकी मदद करना चाहिए। जबकि दूसरे नेता ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो भी भारत में स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के उन्हीं सिद्धांतों को लागू करें जिसके लिए अनेक देश युद्ध कर रहे हैं। इसी समय बर्मा की मांडले जेल से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक छूट कर आ गए थे, लेकिन उन पर सरकारी प्रतिबंध बने रहे। उनके लिए आदेश दिया गया था कि जब तक तिलक अपना राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं बदलते, तब तक वो ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु समझे जाएं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने पर सरकार ने तिलक पर लगे प्रतिबंध इस आशा से उठा लिए कि वो सरकार की इस वक्त सहायता करेंगे। तिलक ने तब अपने सहयोगियों से सलाह करके स्वराज संघ की स्थापना की। वो स्वराज का प्रचार करने लगे। तिलक की गर्जना एक बार फिर देश भर में गूंज उठी। इसी दौरान उन्होंने अपना प्रसिद्ध वाक्य घोषित किया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। सब में एकता होनी चाहिए और स्वराज की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। उधर यूरोप में जर्मनी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था। वो भारतीयों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने को प्रोत्साहन दे रहा था, उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहा था। राष्ट्रीय विचारधारा वाले प्रवासी भारतीय भी शीघ्र आजादी पाने के लिए उत्साह से भरे हुए थे। हरदयाल और अनवर पाशा जिहाद शुरू करने का यही अवसर ठीक मान रहे थे। अनवर पाशा ने जहाने इस्लाम में भारतीय जनता का आह्वान जोरदार शब्दों में किया था। यही समय है जब भारत में गदर का ऐलान होना चाहिए। ब्रिटिश तोपखाने और हथियारों पर जबरदस्ती अधिकार करके उन्हें लूट लो। उन्हीं के हथियारों से उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। भारतीय 32 करोड़ हैं
और अंग्रेज सिर्फ 2 लाख। उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। उनके पास फौज नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, तुर्क स्वेज नहर का नाका रोक देंगे और वो शख्स जो अपना बलिदान देकर अपने देश को स्वतंत्र कराएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ओ हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों फौज के सिपाही और भाई भाई हो। ये निकृष्ट अंग्रेज तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें जिहाद का ऐलान करके गाजी बनना चाहिए और अपने भाइयों से मिलकर अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आजाद कराना चाहिए। उस समय देश जिन राजनीतिक और उत्तेजनापूर्ण विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसकी जनता पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही थी। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी और देश के हालात पर सभी स्त्री पुरुष विचार कर रहे थे, कुछ करने की बात सोच रहे थे। शुक्ला जी, आप तो अखबार में काम करते हैं, पत्रकार हैं, खबरें लाते हैं, उन्हें काटते छाटते हैं, छापते भी हैं। आपको क्या महसूस होता है कि देश की राजनीति किधर जाएगी? उमाशंकर भाई, आप तो राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपकी ये चिंता स्वाभाविक है। लेकिन भैया, एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस अब प्रस्ताव पास करके साल भर खामोश रहने वाली संस्था बन चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस की ढुलमुल नीतियों से नाराज होकर बहुत से लोग उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। शुक्ला जी, बात तो आपने मेरे मन की कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, पर इधर एक महिला का नाम सुन रहा हूं, एनी बेसेंट। ये सुना है नए ढंग से कुछ कर रही है। अभी तक तो जो कुछ खबरों में आया है उसे तो एनी बेसेंट के काम से उम्मीदें बनती हैं। भाई, दरअसल वो इंग्लैंड के ही एक हिस्से आयरलैंड की रहने वाली हैं। आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने वहाँ बहुत काम किया था। तो अब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करने आई है। हाँ, वो यहाँ आई तो थी सन 1893 में, पर भारत भूमि से उनके मन में ऐसा प्यार जागा कि यहाँ की धार्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए काम करने लगी। उन्हें भारतीय ग्रंथों, जीवन और समाज से बहुत प्यार है। दरअसल वो मानवतावादी दर्शन को मानने वाली महिला हैं। एक महिला होकर दूसरे देश में जाकर उसकी भलाई के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है शुक्ला जी। हाँ भाई उमाशंकर, उन्होंने इधर ये महसूस किया है कि जब तक भारत की राजनीतिक स्थिति में सुधार नहीं आता, तब तक यहाँ चलने वाला कोई भी प्रगतिशील आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने होम रूल की बात कही है। होम रूल का क्या मतलब है? होम रूल के विचार को एनी बेसेंट ने आयरलैंड में भी चलाया था और यहाँ उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का समर्थन प्राप्त है। होम रूल का विचार प्रसारित करने के लिए उन्होंने न्यू इंडिया दैनिक अखबार भी निकाला है। इसमें एनी बेसेंट ने साफ कहा है कि होम रूल का अर्थ तो सिर्फ इतना सा है कि भारत माता अपने घर की पूरी तरह स्वामिनी बन जाए। शुक्ला जी, एनी बेसेंट का ख्याल तो 16 आने ठीक है। तभी तो उमाशंकर जी, तिलक जैसे नेता ने अखिल भारतीय होम रूल लीग नाम से संस्था स्थापित की है और देश भर में उसकी शाखाएं खुलती जा रही हैं। मेरे पास दफ्तर में एनी बेसेंट की लिखी एक पुस्तक रखी है, भारत एक राष्ट्र। इसे तुम लेकर पढ़ना। हाँ, उसमें एनी बेसेंट ने देश के युवकों को ललकारा है कि तुम्हें अपने गौरवशाली अतीत को याद करना चाहिए कि भारत क्या था। उसकी गरिमा वापस लाने के लिए आगे आओ। एनी बेसेंट साफ साफ कहती हैं कि मेरा यही कर्तव्य है कि मैं सोते हुए भारतीयों को जगाकर उन्हें मातृभूमि की सेवा करने की प्रेरणा दूं। वाह वाह, धन्य है एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन ने देश भर में इतनी तेजी से जोर पकड़ा कि भारत की ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई और उसने जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन और तेजी से भड़क उठा। आखिर मजबूर होकर सरकार को एनी बेसेंट को छोड़ना पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की भारी सहायता की थी। ब्रिटेन की सरकार भी ये कहती रही कि वो संसार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पराधीन राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है। लेकिन एनी बेसेंट ने भारतवासियों को आगाह किया था। भारत के लोगों को मैं आगाह करना चाहती हूँ कि इंग्लैंड की बातों के भुलावे में वो न आए। युद्ध के दौरान दिखाई गई राजभक्ति का इनाम भारत नहीं मांगता।
भारत अपने बेटों के खून और बेटियों के आंसुओं के बदले में स्वतंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं कर सकता। भारत तो एक राष्ट्र होने के नाते अपने अधिकार चाहता है। साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न जातियों के बीच न्याय की मांग करता है। एनी बेसेंट की ऐसी ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर सन 1917 में कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना था। किंतु धीरे धीरे होम रूल आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया। लेकिन इतना अवश्य है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए होम रूल आंदोलन का विशेष महत्व रहा है। इससे पहले यानी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी का भारत आगमन हुआ। उनके आगमन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांधी जी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। 26 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन शुरू हुआ। इस समय तक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस की बागडोर नरम दल के हाथों से ढीली पड़ चुकी थी। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार के साथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय आदि कई प्रमुख नेता एक साथ मंच पर बैठे। इनके साथ ही महात्मा गांधी, पोलॉक और एंड्रूज भी उपस्थित थे। कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में वापस आ गए हैं और हम सब उनका अभिवादन, उनका स्वागत करते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस पर लोकमान्य तिलक और उनके गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा था। उधर मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी से पहले देश की वास्तविक स्थिति से परिचित होना ठीक समझा। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर आश्रम स्थापित किया। बिहार में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों की पुलिस अत्याचार कर रही थी। इसकी जांच के लिए गांधी जी चंपारण आए। यहीं पर युवा राजेंद्र प्रसाद पहली बार उनके संपर्क में आए और फिर गांधी जी के भक्त बन गए। अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने जुल्म ढाए के। अखबार पढ़ रहे हो ना उमाशंकर भाई? हाँ शुक्ला जी, पढ़ रहा हूँ और देश में जैसा घटनाक्रम चल रहा है उस पर विचार भी कर रहा हूँ। ये जो जस्टिस रॉलेट साहब ने सिफारिशें की हैं सरकार को, उनके पीछे अंग्रेजों की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। अरे ठीक कैसे होगी उमाशंकर भाई? ये तो वही है कि जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। लोग तो पहले ही समझ गए थे कि अंग्रेजी शासन में जिस तरह गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी और बीमारी फैल रही है और गरीब जनता से जिस तरह धन लूटा जा रहा है, उससे लोगों में पनपने वाले असंतोष को दबाने की एक चाल है। इसमें क्या शक है? अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर ही तो लोग उग्रवादियों और क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। और क्रांतिकारियों और उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार घबरा गई है। तो उसने सोचा है कि इससे पहले कि विद्रोह भड़के, क्रांतिकारियों को समय रहते दबा दो। ओह, तो ये है सोची समझी चाल जिसे अंग्रेजी सरकार ने जस्टिस रॉलेट की मार्फत कानूनी रंग देने के लिए चला है। बिल्कुल। अब ये जो रॉलेट एक्ट कानून सरकार ने पास किया है ना, इसमें कहा तो ये गया है कि इससे देश में शांति स्थापित होगी, पर यह कानून सरकार को अधिकार भी देता है कि वो जिसको जब चाहे, जब तक चाहे, बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, असली बात तो यही है। यानी अब अंग्रेज पूरे देश में मनमानी करेंगे और देश की जनता को बूटों तले कुचल डालेंगे। हाँ, इरादा तो यही है, लेकिन देश के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया है और इसको काला कानून कहा है। गांधी जी ने जनता से अपील की है कि 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल की जाए और इस दिन को रॉलेट एक्ट के खिलाफ मातम के रूप में मनाया जाए। चलो भैया, हड़ताल की तैयारी करें।
इस कानून का तो सबको मिलकर जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। और क्या? 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में हड़ताल हुई। कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुईं। मुंबई में समुद्र के किनारे चौपाटी पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गांधी जी भी उसी भीड़ में थे। उनके साथ सरोजनी नायडू थीं। गांधी जी की वे पुस्तकें जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, वहां खुलेआम बेची गईं और सरकार परेशान होकर इस नए आंदोलन को देखती रही। देश के अन्य शहरों की तरह अमृतसर में भी हड़ताल हुई। सरकार ने मुंबई में गांधी जी को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। उधर अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर उन्हें अमृतसर से निष्कासन के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके विरोध में 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोग शांत और निहत्थे थे और अनुशासन में भी थे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग पर जुलूस को रोका और उस पर गोलियों की बौछार करने लगी। चलो चलो साथियों, चलो आगे बढ़ो साथियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो साथियों, आगे बढ़ो। जुलूस निकालेगा और इसे भून कर रख दो इनको। मर्डरा, हिंदुस्तानी मर्डरा, आगे नहीं आने को मांगता है। मर्डरा इनको, एक भी हिंदुस्तानी बच कर नहीं जा सकता। ग्यारह अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर सेना को सौंप दिया गया। जनरल डायर ने सेना की कमान संभाली हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सार्वजनिक सभा की घोषणा की गई। जवाब में जनरल डायर ने भी घोषणा करा दी कि अगर जुलूस निकले या सभाएं हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जलियांवाला बाग कोई हरा भरा सार्वजनिक बाग न था। बाग के नाम पर वहां सिर्फ 3 पेड़ थे और उस जमीन के कई मालिक थे। बाग के 3 तरफ ऊंची और पक्की इमारतें थी। वहां एक कुआं था और एक समाधि थी। बाग में जाने का रास्ता इतना सकरा था कि उससे कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। शाम को 4:30 बजे जब सभा शुरू हुई तो उस वक्त तक वहां कोई 20,000 आदमी इकट्ठा हो चुके थे। वे सब निहत्थे थे और शांतिपूर्ण थे। थोड़ी देर बाद जब हंसराज भीड़ को संबोधित कर रहे थे तो जनरल डायर 50 अंग्रेज और 100 भारतीय सिपाहियों को लेकर बाग में घुस गया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार का आदेश दे दिया। उस निहत्थी भीड़ पर 1600 से भी ज्यादा गोलियां चलाई गईं। गोलियां खत्म होने पर ही जनरल डायर ने सिपाहियों को वापस चलने का आदेश दिया। इस गोलीकांड में 379 लोग मारे गए थे। इसके दुगने से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस क्रूर हत्याकांड के विरोध में न सिर्फ भारत का चप्पा चप्पा बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल उठी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर का खिताब वापस कर दिया। वायसरॉय के काउंसिल के एक सदस्य शंकरन नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव पड़ने पर 6 मास बाद अक्टूबर 1919 में जलियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए हंटर समिति की स्थापना की गई। किंतु समिति की रिपोर्ट में लीपापोती के सिवा कुछ नहीं था। जनरल डायर ने बाद में कहा था, अगर मौका मिला तो मैं दोबारा भी ऐसा ही करूंगा। मैं तो ये चाहता था कि इस घटना के बाद सारे पंजाब में और सारे देश में ऐसा डर फैल जाए, ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो।
शुक्ला जी, समझ में नहीं आता कि भारतवासी गुलाम बनकर अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार कब तक सहते रहेंगे। उमाशंकर भाई, ये सवाल तो आज हर भारतवासी के दिल में है। तुम तो पत्रकार हो शुक्ला जी, शहर शहर घूमते हो, नेताओं से मिलते हो, उनके विचार और भाषण सुनते हो, जनता के बीच भी जाते हो। तुम्हारी बात ज्यादा सही है, लेकिन क्या अंग्रेजों के जुल्मों का अंत ना होगा? होगा उमाशंकर भाई, जरूर होगा, लेकिन लड़ाई लंबी चलेगी। जलियांवाला बाग कांड के बाद से तो राष्ट्रीय आंदोलन का सारा रुख और रूप ही बदल गया है। गांधी जी का भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया है। वो अब असहयोग का रास्ता अपना चुके हैं। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। पर आप तो कलकत्ता गए थे, वहां क्या हुआ? कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अच्छा, गरम दल के नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय? हाँ, वही तो। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना तय किया है। इसी के साथ विधान परिषदों का भी बहिष्कार करना और असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात भी तय की गई है। ये तो एक तरह से नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है शुक्ला जी। हाँ उमाशंकर, वहां ये प्रस्ताव भी पास किया गया है कि भारत की ब्रिटिश सरकार बेगुनाह और असहाय लोगों पर जानवरों जैसा जुल्म करती रही है। अब हमारे सामने यही रास्ता है कि विदेशी शासकों के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाई गई अहिंसात्मक असहयोग की नीति का ज्यादा सहारा लें। इसका मतलब है शुक्ला जी, अब हम लोगों को नए आंदोलन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शुक्ला भाई, पिछले दिनों 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। हाँ भाई, उनके जाने का सभी को बहुत दुख हुआ है। उनकी अर्थी को कंधा देने वाले नेताओं में महात्मा गांधी, शौकत अली, डॉक्टर किसलू आदि प्रमुख थे। जानते हो, लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने क्या कहा? क्या कहा? सुनो, उन्होंने कहा, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे छूट गया। वो जो मनुष्यों का सिरमौर था, नहीं रहा। सिंह गर्जना शांत हो गई। आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक हम उसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगे। गांधी जी ने तिलक के बारे में आगे कहा, हमारी भावी पीढ़ियां उनका स्मरण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करेंगी जो जनता के लिए जिया और जिसने जनता के लिए जीवन विसर्जित कर दिया। आइए हम उनकी वीरता, उनकी सादगी, उनके अद्भुत अध्यवसाय और उनके देश प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर भारत के एकमात्र लोकमान्य का चिरस्थायी स्मारक बनाएं। वाह वाह, गांधी जी ने लोकमान्य तिलक को कितनी प्रभावशाली श्रद्धांजलि दी है। हाँ उमाशंकर भाई। नागपुर में 26 से 31 दिसंबर 1920 तक कांग्रेस का 36वां अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था, हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से असहयोग कार्यक्रम को पूरा करें, विदेशी तानाशाही सरकार को पूरी तरह ठप्प कर दें और उसे स्वराज्य की मांग स्वीकार करने के लिए विवश कर दें। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह बुराई और भलाई में, अंधेरे और उजाले में कभी सहयोग नहीं हो सकता, उसी तरह भारतीय जनता में और उसके हितों की विरोधी सरकार में सहयोग संभव नहीं है। हम विश्व को दिखा देना चाहते हैं कि अत्यंत क्रूर और निरंकुश राज्य व्यवस्था का भी सूर्यास्त हो जाता है यदि जनता उसे बर्दाश्त करने से इनकार कर दे और उसमें भाग लेने से इनकार कर दे। असहयोग आंदोलन के साथ ही भारतीय राजनीतिक जीवन में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। इससे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा जन्मी, जिसमें अंग्रेजों से सुधारों की भीख मांगने की बजाय विदेशी सरकार के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला सीधी कार्रवाई करने के संकल्प की घोषणा भी निहित थी। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था,
जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में एक मूलभूत परिवर्तन कर दिया था। असहयोग आंदोलन वास्तव में भारत का पहला जन आंदोलन था। अंग्रेज लेखक कूपलन लिखता है, गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार पर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के जरिए नहीं बल्कि शक्ति के द्वारा। हाँ, शक्ति, भले ही वो शक्ति अहिंसात्मक हो। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं बनाया बल्कि उसे लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक जो आंदोलन नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था, अब वो देहातों की आम जनता तक पहुंच गया और जागृति पैदा करने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वो जनता जिसका मनोबल टूट रहा था, जो पिछड़ी और बिखरी हुई थी, अचानक उठ बैठी। उसने अपना मस्तक ऊंचा किया और देशव्यापी संयुक्त कार्यवाही में अनुशासित ढंग से संलग्न हो गई। हमने महसूस किया कि उसकी यही कार्यवाही उसे अजेय शक्ति प्रदान करेगी। इस तरह गांधी जी के हजारों आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गए थे और उन्होंने नगरों से लेकर गांवों तक में असहयोग का संदेश प्रचारित कर दिया। प्रथम महायुद्ध में तुर्की ने ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। अंग्रेजों ने तुर्की से वादा किया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह की हानि न होने देंगे, किंतु युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का अहित करने और सुल्तान का अपमान करने की नीति अपना ली। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उनका अपमान और उनके साथ वादा खिलाफी किए जाने पर भारत के मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की नेक नियति से विश्वास उठ गया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के इस विश्वासघात का विरोध किया और मुसलमानों के साथ पूरी सहानुभूति दिखाई। यहां तक कि नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का सभापतित्व भी गांधी जी ने ही किया। गांधी जी ने उन्हें राय दी कि एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का ही है। इसलिए जब देश भर में असहयोग आंदोलन फैला तो खिलाफत आंदोलन के समर्थक मुसलमानों ने भी उसमें हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन पूरे जोरों से सारे देश में चला। हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर इसमें हिस्सा लिया। बांके बाबू आया भगवान दास भाई। अरे कहाँ रहे इतने दिन बांके बिहारी बाबू भाई, तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे भाई भगवान दास, इस वक्त तो सारे देश पर गांधी जी का जादू चला हुआ है। पता नहीं उस व्यक्ति में कैसी शक्ति है कि सब उसकी तरफ खिंचते ही चले जा रहे हैं। जिसने उनको नहीं देखा वो भी उनकी बातों से, उनके भाषणों और विचारों से प्रभावित होकर उनका भक्त बन गया है। अरे बांके बाबू, बात तो ठीक कह रहे हो। अखबार की खबरों से तो मुझे भी यही लगता है। उनके असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने तो पूरे देश में जोर पकड़ रखा। अरे भगवान दास भाई, मैं वही सब तो देखने गया था। मैंने गांधी जी की सभा में बैठकर उनका भाषण भी सुना। अच्छा? हाँ, और तब मैंने जाना कि साधारण से दिखने वाले उस इंसान में कैसी सम्मोहनी शक्ति है। भाई बड़े भाग्यशाली। अब तुम जो भी कहो। फिर मैं छोटे छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में घूमा हूँ। चारों तरफ बस असहयोग आंदोलन की ही गूंज है। बांके बाबू, असहयोग आंदोलन सिर्फ जुलूस और नारों तक ही है या कोई ठोस काम भी हो रहा है? हो रहा है भगवान दास भाई, हो रहा है। अच्छा? ठोस काम भी हो रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन के दो रूप हैं।
एक तो सकारात्मक यानी ठोस काम, ठीक, जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, पंचायती अदालतों की स्थापना, छुआछूत का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई करना। बड़े महत्व की सभी बातें हैं भैया ये तो। हाँ, तो ये सब काम लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कांग्रेस में भर्ती हो गए हैं। काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्या केंद्र खोले गए हैं। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जा रहा है, चरखे का प्रयोग बढ़ गया है और खादी का कपड़ा लोकप्रिय हो रहा है। भाई वाह बांके बिहारी जी, लगता है जैसे सारे देश में क्रांति आ गई है। अरे भाई, उसी का तो असर है कि लोग सरकारी उपाधियां लौटा रहे हैं। हाँ, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों को छोड़कर छात्र वर्ग आंदोलन में शामिल हो रहा है। वकीलों और बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड़ दी, शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। वह सब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही हैं और स्वदेशी का महामंत्र फूका जा रहा है। बांके भाई, लोगों के इसी जोश की खबरें पढ़ पढ़कर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि असहयोग आंदोलन कितने जोरों पर है। अरे भगवान दास भाई, मैं तो ये सारा नजारा देख कर आ रहा हूँ। बड़े भाग्यवान हो भाई। देश के करीब करीब सारे बड़े नेता, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, लाला लाजपत राय हों, वल्लभ भाई पटेल हों या जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास हों और चाहे विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, इस वक्त सब लोग इसी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या बात है। और इसको सफल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम नेता भी पीछे नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी जैसे सारे बड़े नेता आंदोलन के साथ हैं। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये अंग्रेज सरकार पर इस आंदोलन का क्या असर हो रहा है? ये लाठी गोली वाली ब्रिटिश सरकार और क्या कर सकती है? आंदोलन को दबाने के लिए उसका दमन चक्र चल रहा है, पर वो आंदोलन को जितना दबाती है वो उतना ही उभरता जाता है। अभी तक 25,000 देशभक्त आंदोलनकारियों को जेल में ठूसा जा चुका है। फिर भी आंदोलन की आंधी पहले जैसी ही चल रही है। यानी लोगों में राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम की जबरदस्त भावना जाग उठती है। हाँ भगवान दास भाई, हाँ, असहयोग आंदोलन की यही तो खास बात है। इसी बीच प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का समाचार आया। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। इससे ब्रिटिश हुकूमत और चिढ़ गई और उसने दमन चक्र तेज कर दिया। नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचे तो उन्हें मुंबई की सड़कें और बाजार उजड़े हुए मिले। पूरे शहर में हड़ताल थी। एक भीड़ ने प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए। दुर्भाग्य से भीड़ बेकाबू हो गई और ब्रिटिश सरकार ने उस पर लाठियों और गोलियों की वर्षा की। एक आदमी भी बचकर नहीं जाना मांगता है। ए, पकड़ो, मार डालो, पीछे हटाओ, प्रिंस ऑफ वेल्स जहां-जहां गए उन्हें हड़तालों और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। उनके कलकत्ता पहुंचने से पहले अंग्रेजी सरकार वहां पहले से ही गिरफ्तारियां कर रही थी ताकि कोई विद्रोही प्रदर्शन न हो सके। इसी सिलसिले में देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी, उनकी विधवा बहन और उनकी भतीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर गांधी जी ने खुश होकर कहा, इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। अब देश भर की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो चुके थे। वो नेशनल कॉलेज चलाने के साथ राष्ट्रीय विचारधारा वाले अखबार स्वराज्य के संपादक भी थे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के बावजूद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अनुशासित स्वयंसेवकों ने नारे लगाकर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया। ब्रिटिश हुकूमत को इस प्रदर्शन की कल्पना तक न थी। फिर तो सुभाष चंद्र बोस और हजारों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस को
6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। दिसंबर 1921 को कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पहले चित्तरंजन दास ने बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। मैं अपनी कलाइयों पर हथकड़ियों की चुभन और अपने शरीर पर बेड़ियों का बोझ महसूस कर रहा हूं। ये दास्ता का दर्द है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। कांग्रेस का काम रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे कि मुझे पकड़ा जाता है या छोड़ दिया जाता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊंगा? जेल में सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। सुभाष बाबू ने वहां उनकी न सिर्फ सेवा की, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन की कई योजनाएं भी बनी। अरे आओ 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 बांके बिहारी भाई आओ। अरे भाई तुम्हारा तो कुछ मामला ही समझ में नहीं आता। कभी तो रोज दिखते मिलते हो और फिर अचानक छूमंतर हो जाते हो। अरे भगवान दास भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मुझे पुलिस की नजरों से बचकर रहना पड़ता है। ब्रिटिश पुलिस की आंखों में हर आंदोलनकारी कांटे की तरह चुभता है। हाँ भाई, सो तो है, सो तो है। हमारे शहर में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उस सिलसिले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और उस सारी योजना के पीछे मेरा हाथ है। अच्छा? हाँ, मैं पकड़ा गया तो समझो आंदोलन कमजोर पड़ा। फिर मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। हमारे नेता क्या कहते हैं, क्या नीति बनाते हैं, ये भी तो जानना समझना पड़ता है ना। सो तो ठीक है बांके भाई। अभी मैं अहमदाबाद गया था। अच्छा? हाँ, 27 दिसंबर को वहां कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ। जानते हो, अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, और अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अरे वाह! लेकिन वो तो जेल में है। तो हकीम अजमल खां कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने सारी कार्यवाही चलाई। भाई तब तो ये अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा होगा। हाँ भगवान दास भाई, लेकिन वहां पहली बार मैंने देखा कि उसमें भाग लेने आए सारे लोग खद्दर पहनकर आए थे। लोग कुर्सियों पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठे थे। भाषा भी अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया। वाह वाह, तब तो यह सम्मेलन एकदम राष्ट्रीय था। अरे भगवान दास भाई, एक बात मैंने इस बार नोट की कि अब जनता के मन में भी कांग्रेस के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना आ चुकी है। एक और खास बात हुई। वो क्या? कि जातीय मतभेद और छुआछूत को मिटाने के लिए जिस तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना की गई है, उसमें लोगों ने दिल खोल कर दान दिया है। जानते हो भगवान दास भाई, उस कोष में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है। 1 करोड़? हाँ बांके भाई, ये बात तो ये सिद्ध करती है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जाग चुकी है और वो उसके लिए पूरी तरह समर्पित है। हाँ, ये तो है। और भाई इसके साथ साथ विदेशी कपड़ों की होली, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और असहयोग के बाकी कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं। अब असहयोग आंदोलन पहले से ज्यादा तेज हो गया है। ये तो बड़ी ही उत्साहवर्धक बात है बांके बाबू। फरवरी 1922 गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में निहत्थे ग्रामीण किसानों ने एक जुलूस निकाला। वे जय बोलते हुए शांति से जा रहे थे। भारत माता की जय हो! भारत माता की जय हो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अचानक ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में आए पुलिस दस्ते ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका और तितर बितर हो जाने के लिए कहा, लेकिन भीड़ वहीं डटी रही। इसके बाद जुलूस पर पुलिस की गोलियां बरसने लगी।
पुलिस गोलियां तब तक बरसाती रही जब तक सारी गोलियां खत्म न हो गईं। गोलियां खत्म हो जाने पर पुलिस वाले घबरा कर थाने के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। भीड़ उत्तेजित हो उठी। उसने थाने में आग लगा दी, जिससे 20 पुलिस वाले जलकर मर गए। चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर गांधी जी ने तुरंत ही आंदोलन को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी देश अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं है। गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर देने से न सिर्फ जनता बल्कि बड़े बड़े नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी से नाराज हो गए। आंदोलन बंद करने से गांधी जी की लोकप्रियता को भी धक्का लगा। ब्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी के प्रति असंतोष फैलते देखा तो उसने अच्छा मौका देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी उस समय गुजरात में थे। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशंस जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में गांधी जी ने कहा, महोदय, मेरे नम्र मतानुसार तो बुराई से असहयोग करना भी मनुष्य का उतना ही आवश्यक कर्तव्य है जितना नेकी के साथ सहयोग करना। परंतु बुराई करने वाले के विरुद्ध जानबूझकर हिंसा का उपयोग करके ही असहयोग प्रदर्शित करने की प्रथा अब तक दुनिया में चली आ रही है। मैं अपने देशवासियों को ये बताने के लिए व्यग्र हूं कि हिंसा वृत्ति से किया गया असहयोग अंत में दुनिया से बुराई को हटाने के बजाय बढ़ाने में ही सहायक होता है। अहिंसा वृत्ति से बुराई के साथ असहयोग करते हुए आने वाले दुखों को स्वेच्छापूर्वक शिरोधार्य कर लेने की बात आ जाती है। इसलिए कानून की नज़र में मेरा संकल्प पूर्ण अपराध माना जाएगा और मेरी अपनी दृष्टि से जो नागरिक के नाते मनुष्य का सर्वोपरि धर्म है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मांग लेना और उस सजा को आनंदपूर्वक शिरोधार्य करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अंत में सेशंस जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को जनता में असंतोष फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की साधारण कैद की सजा दी। गांधी जी को कारावास दिए जाने से आंदोलन शिथिल जरूर हुआ, लेकिन राष्ट्रीय भावना में कोई कमी नहीं आई। अनेक शहरों में प्रदर्शन होते रहे और जुलूस निकलते रहे। लोग हाथ में झंडा लिए वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। इन्हीं दिनों कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से श्यामलाल गुप्त पार्षद ने एक झंडा गीत लिखा, जो जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा सत्य बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा। असहयोग आंदोलन शिथिल पड़ जाने से क्रांतिकारी आंदोलन ने जोर पकड़ा। उत्तर भारत में शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने क्रांतिकारी दल संगठित किया। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर जब एक सवारी गाड़ी रुकी तो क्रांतिकारी दल ने उस रेलगाड़ी से जा रहे सरकारी खजाने को लूटा। इसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बाद में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। बाकी कई लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गईं।
अरे कैसे हो भगवान दास भाई? आओ 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 बांके बिहारी आओ। लगता है पिछले दिनों काफी यात्रा करते रहे। हाँ भाई, मैं गुजरात गया था। अच्छा? हाँ, वहाँ किसानों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आंदोलन चलाया था, वही जरा देखने समझने गया था। अरे भाई, ये ब्रिटिश हुकूमत तो गरीबों की दुश्मन है, जो ना करे सो थोड़ा। सो तो है भगवान दास भाई। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह की कहानी सुनो। हाँ सुनाओ। बारदोली करीब 400 वर्ग मील का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक। बस अंग्रेज अफसरों की आंख का कांटा बन गया बारदोली। मनमाने तरीके से भूमि का लगान बढ़ा दिया, लेकिन किसान भी अड़ गए कि हम बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे। ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया भाई। जबरदस्ती बढ़ाया हुआ लगान क्यों दे? सही बात है। तो गुजरात के कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल उनकी मदद को आए। उन्होंने किसानों की एक सभा बुलाई और अपने जोशीले भाषण से उनका हौसला बढ़ाया। अरे बांके बिहारी भाई, जरा सुनाओ ना, वल्लभ भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, किसान डरे क्यों, वो भूमि को जोत कर धन कमाता है। किसान तो अन्नदाता है। वो दूसरों की लात क्यों सहे। सरकार भले ही बड़ी साहूकार हो, किंतु किसान उसका किराएदार कब से हुआ? क्या सरकार इस भूमि को विलायत से लाई है? मैं तो सरकार जैसी कोई चीज नहीं देखता। आप देखते हो तो मुझे बताइए। बड़ी सटीक बात कही वल्लभ भाई ने, बड़ी सटीक। वैसे मैंने पहले भी अखबार में वल्लभ भाई का नाम पढ़ा है। एक तो अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल के सिलसिले में, और दूसरा वो नागपुर के झंडा सत्याग्रह के दौरान। अरे भगवान दास भाई, बड़ा ही ओजस्वी व्यक्तित्व है वल्लभ भाई का। किसानों की मांगे मनवाने के लिए पहले उन्होंने बंबई के गवर्नर को खत लिखा। अच्छा? कि ये क्षेत्र इस योग्य नहीं है कि यहाँ कर वृद्धि की जाए। किसानों को पहले ही कर देने में कठिनाई हो रही है, लेकिन अंग्रेज सरकार भारतीयों की कठिनाई पर ध्यान कहाँ देती है। और दे भी कैसे? अरे जो सरकार लूट, जुल्म और अत्याचार करती हो, उससे दया की आशा भला कर भी कैसे सकते हैं? भगवान दास भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ, याद आया। वल्लभ भाई के साहसपूर्ण नेतृत्व को देखकर ही लोग उन्हें सरदार कहने लगे हैं। बारदोली सत्याग्रह की कुछ खबरें तो छपी थी अखबार में, पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला। अच्छा हुआ, चलो तुम तो हो आए, तुमसे जानने को तो मिल रहा है। भगवान दास भाई, आंदोलन में किसान पुरुषों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। अच्छा? हाँ, जैसे ही वो किसी झंडे वाले सत्याग्रही को देखती तो उसके साथ हो जाती, फिर सब मिलकर गीत गाती। उनके गीतों में भी सत्याग्रह की ही बातें होती थी। वाह वाह, इसे कहते हैं सच्ची राष्ट्रीयता का जोश। तभी तो बंबई के एक अखबार ने लिखा था कि बारदोली में सरकारी मशीनरी फेल हो गई और वहां गांधी के शिष्य सरदार पटेल की तूती बोलती है। वही वहां का लेनिन है। बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों में एक नई ज्वाला धधक रही है, जिसमें राजभक्ति की चिता जल रही है। स्त्रियों में नवीन चेतना का जन्म हुआ है। वल्लभ भाई उनके गीतों का विषय बन गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कोई संदेह नहीं कि वहां रक्त की नदियां बहने लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ बांके बिहारी भाई कि आंदोलन काफी बड़े पैमाने पर तेजी से चल रहा है। अरे हाँ भाई, तभी तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल हो गया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि से संबोधित किया है। अच्छा, तो इसी कारण से अब अखबार भी वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ सरदार लिखने लगे। हाँ। लेकिन बांके भाई, इस बीच स्वामी श्रद्धानंद जैसे समाज सुधारक, विचारक और नेता का चला जाना बड़ा दुखदायी रहा भाई। हाँ भगवान दास भाई, उस समय मैं दिल्ली में था जब रोलेट एक्ट के खिलाफ स्वामी श्रद्धानंद ने चांदनी चौक में जुलूस निकाला था। जुलूस के आगे आगे भगवा वस्त्र पहने स्वामी श्रद्धानंद चल रहे थे। घंटा घर पर पुलिस ने जुलूस को रोका तो श्रद्धानंद ने ललकार कर कहा, यह जुलूस नहीं रुकेगा। जवाब में सिपाहियों ने संगीनें तान ली। स्वामी श्रद्धानंद तब आगे बढ़े और सीना तान कर बोले, लो चलाओ गोली। उनकी निर्भीकता के आगे सिपाहियों ने बंदूकें झुका ली और जुलूस चल पड़ा। उनके व्यक्तित्व में यही तो खास बात थी, यही खास बात। कांग्रेस को स्वामी श्रद्धानंद का पूरा सहयोग प्राप्त था।
समाज सुधार की दिशा में स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ा उल्लेखनीय काम किया। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे। उन्होंने पहली बार वेद मंत्रों से अधिवेशन आरंभ किया था और हिंदी में अपना भाषण पढ़ा था। तब भगवान दास भाई पहली बार लगा था कि कांग्रेस एक विशुद्ध भारतीय संस्था है। सच है। किसी ने कहा भी तो था कि अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व एक सन्यासी ने सफलतापूर्वक किया। देश बंधु चित्तरंजन दास के निधन से भी राष्ट्रीय आंदोलन को अपूरणीय क्षति हुई है। हाँ भाई, ये तो जीवन क्रम है। कितने ही लोग आएंगे जाएंगे, कितने ही लोग मातृभूमि के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि राष्ट्रीयता की ज्योति जलती रहनी चाहिए। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता हमें चैन से नहीं बैठना है। जो जहां है वहीं अपने को स्वतंत्रता सेनानी समझे। बिल्कुल ठीक कहा भगवान दास भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्वतंत्रता संग्राम में अब एक तरफ क्रांतिकारी विचारों वाले नवयुवक अपनी गतिविधियां तेज कर रहे थे, क्योंकि वे मानते थे कि शक्ति और हिंसा से ही आजादी हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ जाने से अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलनों द्वारा आजादी के लिए प्रयास हो रहे थे। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 17वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, SM जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, S रालते और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 18वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।